हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रेस जुडिकाटा के बारे में देखेंगे कि रेस जुडिकाटा क्या होता है और ये कहाँ दिया गया है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सेक्शन 11 of the Code of Civil Procedure embodies the doctrine of res judicata or the rule of conclusiveness of judgment at the point decided either of facts or law or fact and law in every subsequent suit between the same parties। किसी भी सेम पार्टीज के बीच में सेम फैक्ट पर उसके जो कोर्ट होते हैं उसमें जो जजमेंट होता है और उस सेम पार्टी अगर सेम केस सेम फैक्ट पर फिर से अप्लाई करता है उस कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो इसमें जो होता है रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई होता है। It enacts that once a matter is finally decided by the competent court, no party can be permitted to reopen it in the subsequent litigation। कह रहा है कि एक बार अगर किसी मैटर को फाइनली डिसाइड किया जा चुका है तो उसको उसी के कॉम्पिटेंट कोर्ट में दोबारा रीओपन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। In the absence of such rule, there will be no need to litigation. The party would be put the consent, trouble, harassment and stress। अगर ये रूल अप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, लोग परेशान होंगे, खर्चा बढ़ेगा फालतू का। अगर एक बार कोई कोर्ट जो होती है अगर किसी भी मैटर पर एक बार अगर जजमेंट दे चुकी है, एक बार फैसला सुना चुकी है, तो वो सेम मैटर को उसी के कॉम्पिटेंट कोर्ट में हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से वो फैसला देगी। तो क्या होगा, एक जो सेम रैंक का कोर्ट है और उस दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो इसीलिए रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई होता है। और अब हम लोग ये देखते हैं कि रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है। रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर। रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर या डिस्प्यूट। एंड जुडिकाटा मीन्स एडजर्ड, डिसाइडेड और एडजुकेटेड। रेस जुडिकाटा मीन्स ए मैटर एडजर्ड और डिस्प्यूट डिसाइडेड। जुडिकाटा का मतलब होता है निर्णय और रेस जुडिकाटा का मतलब होता है एक मैटर जो कि डिसाइड हो चुका है। ये कौन से केस में दे दिया गया था, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2014 के केस में दिया गया था। The doctrine of res judicata is founded in three maxims, which are non-negotiable in any civilized system of law। Doctrine of res judicata जो होता है वो थ्री मैगजीम पर एग्जिस्ट करता है और ये किसी भी सिस्टम के द्वारा सिविलाइज नहीं किया गया है और नहीं इसे निगोशिएट किया गया है। ये तीन कौन कौन से मैगजीम है तो देखते हैं, चलिए। नेमो डेब्ट बिस वैक्सी प्रो यूना इट इडम कॉसा। इसका मतलब क्या होता है, नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। किसी भी इंसान को सेम कॉज के लिए दोबारा परेशान नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट रिपब्लियंस अट सिट फिनिश लिथियम। इसका मतलब होता है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी अ एंड ऑफ लिटिगेशन। कह रहा है कि ये क्या होता है, किसी भी लिटिगेशन का एंड होना चाहिए, ये स्टेट के इंटरेस्ट में सही होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी स्टेट का केस है और वो एंड ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, दिन पर दिन क्या होगा, बर्डन कोर्ट पर बढ़ते जाएगा और बहुत सारा लिटिगेशन हो जाएगा। और तीसरा क्या है, तो रेस जुडिकाटा प्रो वैक्सिएट ऑको पीटर। इसका मतलब ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। किसी भी जुडिशियल डिसीजन जो होता है उसे क्या करना चाहिए, और सही की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि रेस जुडिकाटा अप्लाई होने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है। पहला है द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट और इशू मस्ट बी द सेम मैटर। कि कोई भी जो केस होता है वो क्या क्या होना चाहिए, वो सूट सब्सिक्वेंट होना चाहिए और उसका जो मैटर है वो सेम मैटर होना चाहिए। विच वॉज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू आइदर और एक्चुअली और कॉन्स्टेंटली इन फार्मर सूट। और पिछले तो किससे सेम होना चाहिए, तो जो पिछले मैटर में जो दिया गया है वो उससे सेम होना चाहिए, तभी ये जो है रेस जुडिकाटा का रूल उस पर अप्लाई होगा। दूसरा है द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन द सूट बिटवीन द सेम पार्टीज इन इशू आइदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली इन द फॉर्मर सूट। किसी भी सूट में जो दो पार्टीज पहले सूट किए थे वही दो पार्टी सेम बाद में सूट नहीं कर सकते सेम मैटर को लेकर।
अगला है द पार्टीज मस्ट हैव बीन लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। वही बोल रहा है कि जो सेम टाइटल का सूट होगा वो फिर से पिछले वाला जो टाइटल था उसी टाइटल पे फिर से सूट करेगा। तो ये हम लोग क्या कैची पढ़ रहे हैं, तो ये अगर ये सब सारा कंडीशन फुलफिल होगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है अप्लाई होगा। The court which decided the former suit must be of a court competent to try the subsequent suit or the suit in which such issue is subsequently raised। कह रहा है कि जब क्या होगा, जब जो कोर्ट जो होती है जो पहले मैटर डिसाइड कर चुकी है फिर उसी के कॉम्पिटेंट कोर्ट में क्या करेगी, अगर वो मैटर फिर से रेज हो रहा है तो वहां पर भी क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। The matter directly and subsequently in issue in the subsequent suit must have been here decided in the court of former suit। कह रहा है कि जो पहले डिसाइड हो चुका है कोर्ट के द्वारा, अगर वो फिर से कोर्ट में डिसाइड होने के लिए वो मैटर आएगा तो क्या होगा, फिर से उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब हम लोग ये देखेंगे, पिछले तो देख लिए कि अगर सेम मैटर हो, सेम पार्टीज हो, सेम टाइटल हो, सेम कोर्ट हो तो क्या होगा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई हुआ। तो सेम मैटर क्या क्या हो सकती है, सेम पार्टी में कौन कौन पार्टी जा सकती है, सेम टाइटल में कौन कौन सा टाइटल होता है जो सेम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। मैटर इन इशू, द एक्सप्रेशन मैटर इन इशू मीन्स द fact on which right is claimed and law is applicable to the determination of that issue। Such issue may be an issue of fact, issue of law or mixed issue of law and fact। मैटर इन इशू का मतलब होता है कि जो राइट के तौर पर क्लेम किया गया है, क्या हुआ है, जो एप्लीकेशन में जो इशू है वो, या फिर वो फैक्ट से रिलेटेड हो या लॉ से रिलेटेड हो या फिर लॉ और फैक्ट से रिलेटेड हो, वो सब होगा क्या होगा, मैटर ऑफ इशू हो जाएगा। सेम पार्टीज, तो सेम पार्टीज में क्या होता है, द second condition of res judicata is that the former suit must have been the suit between the same parties or between the same parties whom they any claim। कह रहा है कि सेम पार्टीज का मतलब कि वो जो पहले पार्टी जो जिस केस में किए थे वही सेम पार्टी जब दोबारा सूट फाइल कर रही है तो सेम पार्टीज वही उसी को बोलते हैं। सेम टाइटल मीन सेम कैपेसिटी। सेम टाइटल का मतलब क्या होता है, सेम कैपेसिटी का। टाइटल रिफर्स टू द कैपेसिटी और इंटरेस्ट ऑफ पार्टी। टाइटल्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टी का कैपेसिटी या इंटरेस्ट, जो उसका कोई भी पार्टी क्या, अगर मान लीजिए कि कोई केस फाइल कर रहा है तो उसका जो मेन मुद्दा होगा, एक टाइटल दिया जाए, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक कांस्टेंट टाइटल जो होता है उसी कांस्टेंट टाइटल की बात कर रहा है। तो कांस्टेंट टाइटल किससे रिलेटेड होगा, तो वो पार्टीज के इंटरेस्ट से ही रिलेटेड होगा और उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड होगा। लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल मीन्स that the demand should be of the same title means that the demand should be same quality in the second suit as well फर्स्ट सूट। क्या जो पहले सूट में किया गया था उसी से सेम टाइटल क्या होगा, दूसरे सूट में भी वो फाइल करता है तो सेम टाइटल का उसी को सूट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होता है, तो कॉम्पिटेंट टू ट्राई मीन्स competent to try the subsequent suit it brought at the first time suit was brought at the time of first was brought। कह रहा है कि जब सबसे पहले हम किसी केस को फाइल करते हैं तो जिस कोर्ट में फाइल करते हैं, जिस कोर्ट में ट्राई करते हैं फाइल करने का, उसी को क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट कहते हैं। द रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडिंग अ क्वेश्चन कॉम्पिटेंट ऑफ द कोर्ट डेट व्हेन फॉर्मर सूट वाज फाइल। अगर पहले वाला सूट जो फाइल हुआ था जिस डेट पर, उसी डेट में क्या किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, अब क्या वो कोई मैटर है जो पहले सुना जा चुका है या फिर पहले डिसाइड हो चुका है। Heard and finally decided means a matter on which the court has exercised its judicial mind and has after argument and consideration come to a decision and constated matter। कह रहा है कि कोर्ट जो होती है किसी मैटर को सुनती है, फिर उस अब क्या होती है, अपना जुडिशियल माइंड लगाती है। एक जैसे कि अगर कोई लॉ कोई भी केस डिसाइड होता है तो वो नॉर्मल व्यू पर नहीं होता, वो क्या होता है, एक जुडिशियल तरीके से कोई केस डिसाइड होता है और पूरे आर्गुमेंट के साथ होता है। कभी भी कोई केस बिना आर्गुमेंट के डिसाइड नहीं होता। अगर दो पार्टीज है, अगर एक पार्टी क्या दोनों पार्टीज आई हुई है
और किसी एक पार्टी का सुनकर फैसला नहीं दे सकती या फिर किसी दूसरे पार्टी का ही देकर सुनकर नहीं दे सकती। वो दोनों पार्टी का बात सुनेगी, दोनों पार्टी का जो जो बात होगा उस पर आर्गुमेंट होगा, उसके बाद ही जो क्या होती है कोर्ट अपना जुडिशियल तरीके से, अब दोनों पार्टी के ही कहने पर डिसीजन नहीं होती है, उस दोनों के सुनने के बाद जो कोर्ट का डिसीजन होता है उसी को क्या करती है, वो फाइनल डिसीजन होता है। A matter can be said to have been heard and finally decided not withstanding that the former suit was disposed of। क्या अगर कोई केस है जो क्या हुआ पहले डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो क्या कौन कौन से केस में डिस्पोज होता है, एक्स पार्टी मान लीजिए, अगर एक पार्टी नहीं आई है और क्या हो तो कोर्ट जो होती है फैसला सुनाती है, एक्स पार्टी डिग्री पास कर देती है, तब बाय फेलियर टू प्रोसीजर ऑफ एविडेंस, अगर कोई एविडेंस देने वाली थी कोर्ट और कोर्ट को एविडेंस नहीं सबमिट कर पाए, इसकी वजह से क्या हुआ डिस्पोज ऑफ हो गया, या बाय अ डिग्री ऑन अवार्ड, अवार्ड की वजह से, या फिर ओथ टेंडर ओथ के खंडन की वजह से भी हो सकता है। तो क्या होगा इन ये पांचों जो हम लोग पढ़े हैं उन पांचों मामले में अगर कोर्ट क्या होगा, अगर होगा तो क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। The doctrine of res judicata is a universal application। Doctrine of res judicata है ये एक universal application है। It is a fundamental concept in the organization to every jural society। हर jural society का ये क्या है, एक fundamental concept है। The rule should apply even टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यह रूल जो होता है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी स्टार्ट होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक इंसान है, किसी एक कोर्ट ने उसे सजा सुना दी, तो फिर दूसरा कोर्ट में क्यों करना, उसके अपर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसके सेम पावर का जो कोर्ट होता है उस कोर्ट में फिर से अप्लाई करने के, फिर से उसे सजा दिलवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, अगर एक इंसान को 2 बार सजा भी नहीं हो सकती है सेम क्या करने के लिए, सेम एक्ट के लिए। वंस अ पर्सन इज acquitted or convicted by the competent criminal court, he cannot again he be tried for the same offense। वही बात बोले कि किसी भी सेम ऑफेंस के लिए क्या हो सकता है, उसे 2 बार सजा नहीं हो सकती, एक ही बार सजा होगी। The doctrine of constructive res judicata apply to the read proceeding। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव res judicata होता है वो रीड प्रोसीडिंग पर भी अप्लाई होता है। When points which might and ought to have been taken in an earlier proceeding cannot be in subsequent proceeding। अगर एक बार किसी प्रोसीडिंग पर लग गई तो उसके सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग को फिर से उसी रूल को क्यों अप्लाई नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा देखते, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव res judicata डज नॉट अप्लाई टू द रीट ऑफ हिबियस कॉर्पस। कभी भी हिबियस कॉर्पस में डॉक्ट्रिन ऑफ res judicata जो है अप्लाई नहीं होता है। देयरफॉर even after the dismissal of one petition of habeas corpus a second petition is maintainable if fresh new additional ground are available। कह रहा है कि अगर किसी habeas corpus का एक सूट जो होता है वो डिसमिस हो गया तो क्या उसका सेकेंड सूट मेंटेनेबल होगा, अगर वो फिर से नया तरीके से फाइल किया जाए तो वो मेंटेनेबल होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि इस सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें और क्रोम ब्राउजर में जाके खोले। इसके बाद क्या करें, वीडियोज में जाके डिस्क्रिप्शन में जाए और लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर ले। इसके बाद सेव करके कहीं भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।